आज की क्लास को। तो लास्ट क्लास में हम कहां तक पढ़े थे, याद है आप लोगों को? हम नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे थे, नाइट्रोजन साइकिल आपको बताए थे लास्ट क्लास में। नाइट्रोजन साइकिल जब आपको पढ़ाए थे तो नाइट्रोजन साइकिल में बताए थे कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है, रिपीट कर रहे हैं, वो किस फॉर्म में होती है? N2 के फॉर्म में होती है, N ट्रिपल बॉन्ड N, और इस फॉर्म में होती है एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन। इस नाइट्रोजन को, इसके बीच जो ब्रेक बॉन्ड है, इसको ब्रेक डाउन करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, और ये काम कई सारे सोर्स कर सकते हैं। इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने की घटना को क्या कहते थे? इस प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजन फिक्सेशन दो तरह हो सकता था, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और फिजिकल केमिकल वाला। तो फिजिकल केमिकल में कौन कौन से आएंगे, अदर में कौन आएंगे? तो आपको सोलर रेडिएशन, तो आपका यूवी रेज और डॉट 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 बहुत सारे बताए थे, लाइटनिंग, फॉरेस्ट फायर, ये सब था आपके अदर सोर्स थे। लेकिन हम आपको पढ़ना क्या है यहाँ पर? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ना है। और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करते थे? हाँ, सम बैक्टीरिया ये काम कर सकते थे। बैक्टीरिया ये काम कैसे करते थे? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। कौन सा एंजाइम? नाइट्रोजिनेज एंजाइम की मदद से काम करते थे। और नाइट्रोजिनेज एंजाइम की मदद से करते थे। नाइट्रोजिनेज एंजाइम कहां रहता है? सम बैक्टीरिया के शरीर में। सम बैक्टीरिया, सबके नहीं, सम बैक्टीरिया में। तो सम बैक्टीरिया के शरीर में नाइट्रोजिनेज नाम का एंजाइम रहता है, और ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम का काम क्या है? नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देना। और इन बैक्टीरिया को नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते थे, पढ़ाए थे लास्ट क्लास में, याद है? इस अगली बात पूछे, नाइट्रोजिनेज एंजाइम को एक्टिवेट करने वाले को फैक्टर का नाम बताइए। पढ़ा चुके हैं आपको ऐसा को फैक्टर जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम को एक्टिवेट कर। मॉर्फी, मॉलिबेडनम और आयरन पढ़ाए थे। मॉर्फी इन नाइट, ट्रिक याद करो, जब को फैक्टर आपको पढ़ाए थे, क्लास लेते को फैक्टर के ऊपर, तो वहां बताए थे माफी रात को मांगनी पड़ी थी जब कार में बैठ के दारू पी रहे थे वो लोग। तो मॉर्फी इन नाइट, मॉलिबेडनम, आयरन, दो ऐसे एलिमेंट हैं जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम को एक्टिवेट करने वाले दो एलिमेंट के नाम मॉलिबेडनम एंड आयरन। समझ में आई बात? इतनी बात समझ गए सभी बच्चे? अच्छा, अब ये बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन कौन से हो सकते हैं? तो आपको बोले नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया दो तरह के हो सकते हैं, फ्री लिविंग और दूसरे हो सकते हैं सिम्बायोटिक। पढ़ाए थे आपको कल की क्लास में। फ्री लिविंग में कौन कौन सा नाम बताए थे? फ्री लिविंग में फिर दो टाइप हो सकते हैं, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक के अंदर क्या क्या नाम बताए थे, याद है किसी को? वेरी गुड, एजोटोबैक्टर पहला नाम बताए थे, एजोटोबैक्टर। दूसरा बताइए। हाँ, बेजरेंकिया। बेजरेंकिया स्पेलिंग बड़ी ही अजीबो गरीब है, बेजरेंकिया दूसरा है। तो एजोटोबैक्टर और बेजरेंकिया, ये दो आपके नाम बताए थे। ये कौन है? फ्री लिविंग है या सिम्बायोटिक होते हैं? हाँ, एरोबिक है या एनारोबिक है? बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा साइनोबैक्टीरिया का नाम सुना है किसी ने? तो साइनोबैक्टीरिया भी फ्री लिविंग है कि नहीं है? फ्री लिविंग है। साइनोबैक्टीरिया के कुछ नाम बताइए। साइनोबैक्टीरिया तो बहुत सारे होते हैं, उनमें से कुछ नाम बताइए साइनोबैक्टीरिया के। एना, बेना और दूसरा नॉस्टॉक। ये दो एना आपके साइनोबैक्टीरिया के टाइप हैं जो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्पफुल है, पॉपुलर है। और भी बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया हैं, इनमें से ये दोनों फ्री लिविंग है कि नहीं है? हाँ, फ्री लिविंग है। फिर बात करें एनारोबिक। अब अगला बात पूछ रहे हैं आपसे, एनारोबिक बैक्टीरिया और फ्री लिविंग भी हो। फ्री लिविंग एनारोबिक बैक्टीरिया का नाम आपकी बुक में लिखा हुआ है, कौन सा है? रोडोस्पाइरिलम। रोडोस्पाइरिलम नाम का बैक्टीरिया जो है ये फ्री लिविंग है, और आपका एनारोबिक है, इसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ऑक्सीजन की एब्सेंस में रहता है ये रोडोस्पाइरिलम, याद रहेगा। इसके बाद आए थे आपके सिम्बायोटिक बैक्टीरिया में आए थे। तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया में बताए थे आपको नाम कि दो तरह के हो सकते हैं, लेग्यूम
लेग्यूमिनस, लेग्यूमिनस प्लांट में रहने वाले और नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में रहने वाले। ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट में जो बैक्टीरिया रहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रहते हैं लेग्यूमिनस प्लांट में, उनका नाम क्या है? कोई नाम बताओ जो बड़ा फेम। राइजोबियम। बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम, RHIZOBIUM। राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया है। कहां पर रहता है? लेग्यूमिनेसी फैमिली के प्लांट्स में, दाल, दाल वाले पेड़ों में। दाल वाले पेड़ों के नाम बहुत सारे कल बताए थे, अल्फा अल्फा, बीन और कौन से बताए थे, है ना? जितने भी दाल वाले पेड़ होते हैं सभी लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं और सब में राइजोबियम होता है। चलेगा? तो आपसे कोई पूछे अल्फा 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 प्लांट कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? हाँ, दाल है वो। समझ गए? तो लेग्यूमिनेसी फैमिली के जितने भी प्लांट्स हैं उन सभी में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया रहता है, सबको पता है। हाँ, किसके जैसे? हाँ 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 हाँ, फूडर, हाँ फूडर की तरह यूज करते हैं। अगली बात करें नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। नॉन लेग्यूमिनस प्लांट जिसमें दाल वाले प्लांट जो नहीं है, जो लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग नहीं करते, उन प्लांट की बात करते हैं। उस प्लांट पे रहने वाला कोई सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का नाम बताइए जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता हो। फ्रैंकिया। फ्रैंकिया एक ऐसा बैक्टीरिया है जो नॉन लेग्यूमिनेसी फैमिली में रहता है और इसका काम है नाइट्रोजन फिक्सेशन करना। ये आपका लेग्यूमिनेसी फैमिली के अलावा दूसरे प्लांटों में रहता है। कोई दूसरा प्लांट का नाम बताओ लेग्यूमिनेसी फैमिली का, किस प्लांट में दिखेगा ये आपको देखने में? एलनस के प्लांट। हाँ, एनस नहीं बोलना, एलनस है। हाँ, एलनस के प्लांट में रहता है, याद रहेगा। तो इतने नाम हम लोगों ने कल पढ़ रखे थे, ये सभी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं। और इन सभी बैक्टीरिया के शरीर में कौन सा एंजाइम होगा? एजोटोबैक्टर में, ब्रेजिंकिया में, साइनोबैक्टीरिया में, रोडोस्पाइरिलम में, राइजोबियम में, फ्रैंकिया में, इन सभी बैक्टीरिया के अंदर कौन सा एंजाइम रहता है? और यही नाइट्रोजन, और इसी नाइट्रोजनेज एंजाइम के कारण ये सभी नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं ना। तो नाइट्रोजनेज एंजाइम रहता है। अब अगली बात करते हैं, नाइट्रोजनेज एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए क्या चाहिए? मॉलिब्डेनम और आयरन चाहिए। दूसरी कंडीशन है इसकी, इस बैक्टीरिया की एक और कंडीशन, नाइट्रोजनेज एंजाइम की एक और कंडीशन है कि नाइट्रोजनेज एंजाइम जो है, नाइट्रोजनेज एंजाइम जो है ये ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा नफरत करता है। इतनी नफरत है इसको ऑक्सीजन से कि ऑक्सीजन रहेगा ये काम ही नहीं करेगा। तो कब काम करता है नाइट्रोजनेज एंजाइम? एब्सेंट ऑफ O2। अगर ऑक्सीजन रही तो क्या नाइट्रोजनेज एंजाइम एक्टिव रहेगा? तो ऑक्सीजन मिलने पर नाइट्रोजनेज एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है, इसलिए इसको नाइट्रोजनेज एंजाइम को बचाकर रखना होगा कि नहीं रखना होगा। इसलिए सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम हो गया, फ्रैंकिया हो गया, सॉइल में फ्री रहते हैं कि नहीं रहते हैं? फ्री लिविंग रह सकते हैं कि नहीं रह सकते? सॉइल में फ्री लिविंग रह सकते हैं कि नहीं रह सकते? फ्रैंकिया और राइजोबियम सॉइल में फ्री लिविंग रह सकते हैं या नहीं रह सकते? कल पढ़ाए थे, ध्यान से सुनो, कल लास्ट में पढ़ाए थे, लास्ट के 10 मिनट में। राइजोबियम और फ्रैंकिया सॉइल में फ्री लिविंग रह सकते हैं कि नहीं रह सकते? रह सकते हैं। कल की क्लास में पढ़ाए थे ये दोनों फ्री लिविंग रह सकते हैं, लेकिन वहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं फ्री लिविंग स्टेज में। क्या? नाइट्रोजन फिक्सिंग नहीं कर सकते। रहने को रहते हैं, सॉइल में रहेंगे, लेकिन वहां पर नाइट्रोजन फिक्सिंग नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि फ्री लिविंग या स्वतंत्र रहेंगे, हवा में रहेंगे, तो इनके पास ऑक्सीजन आती रहेगी कि नहीं आती रहेगी? और ऑक्सीजन आएगी तो नाइट्रोजनेज एंजाइम के, इनके अंदर जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है वो नाइट्रोजनेज एंजाइम क्या होगा? एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा? इसलिए राइजोबियम और फ्रैंकिया आपके एरोबिक कंडीशन में जिंदा रह सकते हैं या मर जाएंगे एरोबिक कंडीशन में, सॉइल में फ्री लिविंग स्टेज में? मारेंगे जोड़ के तुमको को। अभी अभी हमने क्या बोला गधे बच्चों? जिंदा रहेंगे लेकिन नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करेंगे। रिपीट कर रहे हैं, जिंदा रहेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जिंदा रहेंगे, सॉइल में आराम से जिंदा रहेंगे, लेकिन नाइट्रोजन फिक्सेशन सॉइल में नहीं करेंगे। एरोबिक कंडीशन में ये नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करते, जिंदा तो रहते हैं, इनको नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करते। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए कैसी कंडीशन चाहिए होगी इनको? एनारोबिक।
अगर एनारोबिक कंडीशन मिलेगी तभी ये नाइट्रोजन को फिक्सेशन करेंगे, वरना सिर्फ और ये सिर्फ जिंदा रहेंगे। तो मतलब राइजोबियम और फ्रैंकिया फ्री लिविंग कंडीशन में एरोबिक होता है या एनारोबिक होता है? फ्री लिविंग कंडीशन में एरोबिक होता है। वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन पूछे कि राइजोबियम और फ्रैंकिया फ्री लिविंग कंडीशन में, एरोबिक कंडीशन में नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है या नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। तो ये कब नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा राइजोबियम और फ्रैंकिया? एनारोबिक कंडीशन में। और एनारोबिक कंडीशन कैसे मिलेगी इन दोनों को, फ्रैंकिया और राइजोबियम को? एनारोबिक कंडीशन कैसे मिलेगी? जब ये दोनों राइजोबियम और ये सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक मतलब किसके साथ? प्लांट की रूट में आकर नोड्यूल्स के अंदर घुस जाएंगे, नोड्यूल्स के अंदर घुस जाएंगे, तब ऐसा होगा। नोड्यूल्स कैसा होता है? ऑक्सीजन प्रूफ जैकेट की तरह काम करता है। उसको नाइट्रोजनेज एंजाइम के लिए ऑक्सीजन प्रूफ जैकेट की तरह कौन काम करता है? नोड्यूल्स। नोड्यूल्स जो होता है, नोड्यूल्स ऑक्सीजन प्रूफ जैकेट की तरह काम करता है, नाइट्रोजनेज एंजाइम को बचा लेता है नाइट्रोजन से। अब कैसे बचाता है ये समझना, ध्यान से समझना। पहले बताते हैं आपके प्लांट की रूट, किसी का माइक बज रहा है, सही करो। प्लांट की रूट में नोड्यूल्स कैसे बनते हैं ये पढ़ते हैं। तो ये पेड़ है कोई, मेरे घर पे चने का प्लांट लगा हुआ है, चने की प्लांट्स में ये रूट है, सपोज कोई भी प्लांट है, कोई भी प्लांट की रूट है लेग्यूमिनेसी फैमिली का। अब रूट से रूट हेयर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? ये पतले पतले रूट हेयर निकले हुए हैं, किसी भी प्लांट्स की रूट के पास ये पतले पतले रूट हेयर निकले हुए हैं। अब ये रूट हेयर से, लेग्यूमिनेसी फैमिली के प्लांट के रूट के हेयर से एक स्पेशल तरह का केमिकल निकलेगा। इनके शरीर से क्या निकलेगा? केमिकल रिलीज करेंगे। ये कौन रिलीज करते हैं? हाँ, रूट हेयर। सम प्लांट्स की रूट से स्पेशल टाइप का केमिकल निकलता है। जैसे कि सपोज एग्जांपल के तौर पर चींटियों को बुलाना है, चींटियों को यहां बुलाना है, कैसे बुलाएंगे? बोलेंगे आजा आजा, तो आ जाएगी चींटियां। कुछ मीठा रख दे, हाँ कुछ शुगर डाल देंगे, कुछ मीठा रख देंगे, इस कमरे में अगर चींटियां होंगी तो अपने आप यहां पर आ जाएंगी थोड़ी देर में। शक्कर रख देंगे यहां पर, मीठा रख देंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी? तो वैसा ही काम करता है ये पेड़ अपने बॉडी से कुछ केमिकल निकालता है, रिलीज करता है, सिक्रीट करता है, और इस केमिकल की वजह से, रूट हेयर से केमिकल निकलते हैं, इस केमिकल की वजह से आसपास जहां भी राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया सॉइल में होगा, सॉइल में फ्री लिविंग है ना ये बैक्टीरिया, तो सॉइल में आजादी से आराम से रह रहा था। ये बैक्टीरिया जो था राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया, सॉइल में आराम से अकेले रह रहा था, मस्ती से इंडिपेंडेंट रह रहा था। हाँ, एरोबिक कंडीशन में सॉइल में आराम से जिंदा था ये बैक्टीरिया। लेकिन इस बैक्टीरिया ने जैसे इस केमिकल की स्मेल सुनी, जहां से देखा कि केमिकल है, तो ये केमिकल की वजह से अट्रैक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और अट्रैक्ट होकर सॉइल में जहां भी रहा होगा वहां से अट्रैक्ट होकर सॉइल के रूट के हेयर के पास में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो समझना, ये राइजोबियम बैक्टीरिया अट्रैक्ट होकर यहां पर रूट हेयर के पास आ गया। ये रहा राइजोबियम बैक्टीरिया, कहां आ गया? रूट हेयर के पास। और रूट हेयर के पास जैसे ही आएगा, जैसे ही रूट हेयर के पास बैक्टीरिया आएगा, ये प्लांट की रूट का जो हेयर्स है वो कर्लिंग करने लग जाएगा, कर्लिंग होने लगेगी, इसमें कर्लिंग होने लगेगी, मुड़ने लगेगा और कर्लिंग होने लगेगी। कर्लिंग, कर्लिंग समझते हो? जैसे बाल कर्ली हो जाते हैं, कर्लिंग नाम की घटना होने लगेगी। किसकी वजह से? बैक्टीरिया जैसे रूट के पास में आएगा तो रूट के हेयर्स कर्लिंग होने लगेंगे, और उस कर्लिंग की वजह से एक इंफेक्शन थ्रेड जनरेट होगा। इस कर्लिंग की वजह से क्या बनेगा? इंफेक्शन थ्रेड बनेगा, एक गड्ढा बनेगा, जो भी स्पेलिंग होगी, इंफेक्शन थ्रेड बनेगा। और इस इंफेक्शन थ्रेड की वजह से ये बैक्टीरिया इसके अंदर घुस जाएंगे कि नहीं घुस जाएंगे? रूट हेयर के अंदर। रिपीट कर रहे हैं, पूरी घटना को फिर से सुनना। प्लांट की रूट ने सम स्पेशल केमिकल रिलीज कर दिए सॉइल में, जिस केमिकल की वजह से राइजोबियम क्या होगा? राइजोबियम अट्रैक्ट होकर आ जाएगा, राइजोबियम बैक्टीरिया अट्रैक्ट होकर उसके पास में आ जाएगा।
जैसे ही राइजोबियम बैक्टीरिया रूट हेयर के पास पहुंचेगा, पहुंचते ही वहां पर रूट हेयर में कर्लिंग होने लगेगी और इस कर्लिंग की वजह से एक इंफेक्शन थ्रेड जनरेट होगा और इंफेक्शन थ्रेड के थ्रू ये राइजोबियम अंदर घुस जाएंगे। किसके थ्रू अंदर घुसेंगे? इंफेक्शन थ्रेड के थ्रू कौन अंदर घुस जाएगा? बैक्टीरिया। हाँ, बैक्टीरिया विल एंटर इनसाइड द रूट के अंदर घुस जाएगा, प्लांट की रूट के अंदर घुस जाएगा। रूट हेयर से अंदर घुसा है, रूट हेयर के बाद एपिडर्मिस आएगी, एपिडर्मिस में पहुंच जाएगा, एपिडर्मिस के बाद कौन सी लेयर आएगी? ऋतुजा, कॉर्टेक्स। वेरी गुड, कॉर्टेक्स आएगी और कॉर्टेक्स में पहुंच जाएगा, तो मतलब रूट हेयर से जाएगा एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स में पहुंच गया। ये बैक्टीरिया कहां पर घुस गया? रूट हेयर से पार करते हुए कॉर्टेक्स तक पहुंच गया, कॉर्टेक्स तक पहुंच गया, एपिडर्मिस को पार करके, रूट हेयर को पार करके कॉर्टेक्स में पहुंच गया। अब जैसे ही ये कॉर्टेक्स में पहुंचेगा, कॉर्टेक्स में पहुंचते ही जल्दी जल्दी फास्ट सेल डिवीजन करेगा, ये फास्ट सेल डिवीजन करेगा। कौन डिवीजन करेगा? कॉर्टेक्स की सेल डिवाइड करेगी, कॉर्टेक्स की सेल जल्दी जल्दी फास्ट डिवाइड करेंगी और इस तरह बहुत सारी सेल यहां पर इकट्ठी हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी एक जगह पर, और एक ट्यूमर जैसा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? जब बहुत सारी सेल इकट्ठी हो जाएंगी तो एक जगह फूल जाएगी, हो जाएगी कि नहीं फूल जाएगी? ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर स्टार्ट बन जाएगा नहीं बन जाएगा? इसी ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर को ही नोड्यूल्स कहते हैं, नोड्यूल्स कहते हैं, फूला हुआ स्ट्रक्चर। ये रहा पूरा नोड्यूल्स बनाने का तरीका। समझ लो कैसे कैसे बनता नोड्यूल्स। शुरू से कहानी समझना, कहानी की तरह समझना और आंसर देना। आपको क्वेश्चन देखना, ध्यान समझना क्या क्या घटना होगी। सबसे पहले प्लांट की रूट होगी, वो अपने बॉडी से, उसकी रूट से कुछ केमिकल रिलीज होंगे। ये केमिकल सॉइल में रिलीज होते ही आपके राइजोबियम बैक्टीरिया को, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करेंगे। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया अट्रैक्ट होकर इसके पास चला आएगा और जैसे ही नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इसके पास में आएगा तो रूट के हेयर में कर्लिंग होने लगेगी। रूट हेयर में कर्लिंग की वजह से इंफेक्शन थ्रेड बन जाएगा और इंफेक्शन थ्रेड की वजह से बैक्टीरिया वहां से अंदर घुस जाएगा। बैक्टीरिया रूट हेयर से कॉर्टेक्स में पहुंचेगा और कॉर्टेक्स में जैसे तो बैक्टीरिया कॉर्टेक्स में पहुंचते ही पहुंचा, कॉर्टेक्स में पहुंचते ही ये कॉर्टेक्स की सेल को फटाफट डिवाइड करवाएगा, फास्ट फास्ट डिवीजन करवाएगा और कॉर्टेक्स की सेल जल्दी जल्दी डिवाइड होने लगेगी और ट्यूमर जैसा फूल जाएगा वो जगह, और उस फूली हुई जगह को ही नोड्यूल्स के नाम से जानेंगे। समझ में आई बात? साक्षी आपका बार बार क्यों आ रहा है स्क्रीन में? आपने कुछ करके रखा क्या? बोल रहे कुछ क्या? इस पूरी घटना को बोलेंगे नोड्यूल्स फॉर्मेशन। कोई दिक्कत? नोड्यूल्स फॉर्मेशन समझ में आया आपको सभी बच्चों को? अब नोड्यूल्स का काम क्या है? इस नोड्यूल्स का काम क्या है? ये नोड्यूल्स रहने की जगह बन गया, उनका घर बन गया। किसका घर है ये? बैक्टीरिया का घर है ना, प्लांट। हाँ, नोड्यूल्स कौन सी सेल से बनता है? एपिडर्मिस से, रूट हेयर से या कॉर्टेक्स से? कॉर्टेक्स से। हाँ, आपसे बैक्टीरिया रूट हेयर के अंदर कौन सी जगह से घुसता है? वो प्लेस जहां से घुसता है, इन्फेक्शन जहां से करता है उसको इन्फेक्शन थ्रेड कहते हैं। उस जगह को जहां से अंदर घुसता है, इन्फेक्शन करता है बैक्टीरिया के, इसके अंदर, प्लांट के अंदर, उस जगह को इन्फेक्शन थ्रेड कहते हैं। समझ में आ गई पूरी घटना? नहीं, हाँ, राइजोबिया, राइजोबियम का प्लूरल हो जाएगा। राइजोबियम सिंगुलर है और राइजोबिया प्लूरल है। जैसे कि लड़का और लड़के दो वर्ड होते हैं ना, सिंगुलर और प्लूरल। तो राइजोबिया मतलब मेनी राइजोबियम, राइजोबियम बोले अगर हम, राइजोबियम मतलब मेन एक हुआ, एक की बात कर रहे हो तो राइजोबियम। अब बहुत सारे राइजोबियम आएंगे तो राइजोबियम मतलब मेनी राइजोबियम। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ गया सभी बच्चों को?
तो बहुत अच्छी बात है, ये खत्म हो गया आपका फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल्स। नोड्यूल्स कैसे बनते हैं। अब अगला क्वेश्चन पूछे, नोड्यूल्स के अंदर कौन सा पिगमेंट पाया जाता है। जो नोड्यूल्स कौन सा रंग का होता है अंदर से देखें तो नोड्यूल्स पिंक या रेड कलर का दिखता है। पिंक और रेड कलर का दिखता है अंदर से नोड्यूल्स। पिंक या रेड कलर का क्यों होता है नोड्यूल्स, उसके अंदर कौन सा पिगमेंट होता है। हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन नाम का केमिकल होता है, लेग्यूमिनेसी फैमिली के प्लांट्स में होता है, इसलिए इसको लेग हीमोग्लोबिन कहते हैं। लेग्यूमिनेशियस हीमोग्लोबिन या लेग हीमोग्लोबिन। तो बताइए प्लांट्स के नोड्यूल्स में कौन सा पिगमेंट मिलेगा। अब आपको अपना हीमोग्लोबिन तो पता है ना, खुद का हीमोग्लोबिन को थोड़ा बहुत जानते हैं ना अपने बारे में। अगर जानते हो तो बताइएगा आपके बॉडी में ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ले जाने का काम कौन सा पिगमेंट करता है आपके शरीर में। मतलब हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है कि नहीं करता, उसको ऑक्सीजन पसंद है कि नहीं है। पसंद है। ऑक्सीजन से रिएक्शन करके हीमोग्लोबिन क्या बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। याद है सभी बच्चों को, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन रिएक्शन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेते हैं। सभी बच्चों को ये सब बातें पता हैं। तो बताइए, आपसे क्वेश्चन है, दिमाग को लगाना, आईक्यू लगाना और आंसर देना है। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि बताइए बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरिया के अंदर नाइट्रोजनेज जो एंजाइम रहता है, उस एंजाइम को एनारोबिक कंडीशन चाहिए। तो नोड्यूल्स में एनारोबिक कंडीशन कैसे मेंटेन होगी, ऑक्सीजन कैसे इस नाइट्रोजनेज के पास ना पहुंचे, इसके लिए क्या प्रबंध करके रखता है बताइए। कैसे रोकोगे आप, ध्यान समझना। ऑक्सीजन आपके नाइट्रोजनेज तक ना पहुंचे, इसके लिए लेग हीमोग्लोबिन काम करता है। लेग हीमोग्लोबिन सारे ऑक्सीजन को रख लेता अपने पास। ऑक्सीजन जैसे आएगा, ऑक्सीजन तो नाइट्रोजनेज के पास पहुंच पाएगा क्या, क्यों नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जैसे आएगा उसको हीमोग्लोबिन रख लेगा। तो हीमोग्लोबिन ही पकड़ लेगा सारे ऑक्सीजन को, ट्रैप कर लेगा। तो लेग हीमोग्लोबिन ट्रैप द ऑल ऑक्सीजन सो दैट ऑक्सीजन कैन नॉट कम विद द कॉन्टैक्ट विद द नाइट्रोजनेज और ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट नहीं हो पाएगा। आर्या आप अपना मोबाइल का वो बंद करिए स्पीकर। तो नाइट्रोजनेज एंजाइम जो है, नाइट्रोजनेज एंजाइम तक ऑक्सीजन क्यों नहीं पहुंच पाएगा, बिकॉज लेग हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेगा। ट्रैप करने में कौन सा पिगमेंट काम करता है, जो ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेता है। और सारा ऑक्सीजन को कैद कर लिया इसने, सारा ऑक्सीजन कैद हो गया, तो ऑक्सीजन अब यहां तक पहुंच पाएगा नाइट्रोजनेज तक। और इस तरह यहां पर एनारोबिक कंडीशन होगी कि नहीं होगी। और नाइट्रोजनेज एंजाइम अब क्या कर देगा, नाइट्रोजनेज एंजाइम का काम क्या है, नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट कर देगा। इस तरह पूरी घटना आपको अच्छे से समझ में आई। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन आपको समझ में आ गया सभी बच्चों को, कैसे नाइट्रोजन नोड्यूल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या होता है इन्फेक्शन थ्रेड, क्या होता है बैक्टीरिया का रूट हेयर्स, क्या होते हैं। डायग्राम आपके बना है, एनसीईआरटी बुक आप सभी के पास है, आप देख सकते हो। आपका डायग्राम बना है कैसे इन्फेक्शन होता है, नोड्यूल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये डायग्राम बना है आपकी एनसीईआरटी बुक में, देख पा रहे हो। सॉइल के पार्टिकल्स थे, रूट हेयर थे, बैक्टीरिया थे, एक दूसरे के पास आए, कर्लिंग हुई, कर्लिंग में हुक फॉर्मेशन हुआ। हुक मतलब समझ में आ रहा, कर्लिंग हुई इसलिए हुक बन गया। इस हुक के थ्रू इन्फेक्शन थ्रेड बना, और इन्फेक्शन थ्रेड से देखो बैक्टीरिया अंदर घुस गए। देखो कहां से बैक्टीरिया अंदर घुस रहा है, इन्फेक्शन थ्रेड से अंदर घुस रहे हैं बैक्टीरिया। और घुसकर कहां पहुंच गए, कॉर्टेक्स में पहुंच गए। कॉर्टेक्स में पहुंचे, कॉर्टेक्स सेल बहुत जल्दी डिवाइड की, और सेल डिवीजन बहुत जल्दी जल्दी हो गया कॉर्टेक्स में, और इसकी वजह से आपके बहुत सारे ट्यूमर जैसा बन गया, जिसको बोलते हैं नोड्यूल्स। चलेगा, हाँ। थोड़ी बहुत पेरीसाइकिल तक भी घुस जाते हैं, मेनली कॉर्टेक्स की सेल में डिवाइड होता है, कोई कोई पेरीसाइकिल तक भी चले जाते हैं। हाँ हाँ, मेनली कॉर्टेक्स से बनता है, थोड़े बहुत पेरीसाइकिल तक भी चले जाते हैं, बैक्टीरिया है ना, घुसते चले जाते हैं, उनको क्या लिहाज। पूरी घटना समझ में आई आपको, कैसे आपका अमोनिया बनता है। किसी कोई दिक्कत अमोनिया बनाने में। अगली अगली बात, रुको सर नहीं, यहां तो समझ में आया ना ये बात।
चलो हाँ, तो आगे पढ़ने दो, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, सिलेबस को खत्म करना, चैप्टर खत्म करने के मूड में है। हो पाया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, कोशिश तो करेंगे ही। आगे बात करते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, इस नाइट्रोजन से अमोनिया बनने में, इस नाइट्रोजन से अमोनिया बनाने में बताओ, दो नाइट्रोजन है तो कितनी अमोनिया बनेगी? दो नाइट्रोजन से एक अमोनिया बनेगी या दो अमोनिया बनेगी? देख कर आंसर दो जल्दी से, बोर्ड को देखो, आंसर अपने आप मिल जाएगा। एक नाइट्रोजन से एक अमोनिया, दो नाइट्रोजन से दो अमोनिया, मतलब एक N2 से कितनी अमोनिया बनेगी? इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आई? इतनी बात, इस नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे तो ये अमोनिया बन गया। इसमें से भी एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और तीन हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे तो ये, और बी से बॉन्ड टूट जाएगा तो ये क्या बन गए? दो अमोनिया बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? NH3 NH3। देख पाए अमोनिया कैसे बनी? समझ में आई घटना? समझ पा रहे हो अमोनिया कैसे बनी? नाइट्रोजन में कौन सी चीज आकर ऐड हो गई? मतलब रिडक्शन हुआ या ऑक्सीडेशन हुआ, इसको क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन में क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। हाइड्रोजन के जुड़ने को रिडक्शन कहते हैं। तो नाइट्रोजन का रिडक्शन होता है और रिडक्शन के दौरान हाइड्रोजन ऐड होती है। अब देखना, जब अमोनिया गैस निकलती है तो साथ में दो हाइड्रोजन भी बाहर निकलता है। कितने हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं? दो हाइड्रोजन, 2H2, सॉरी 2H2 निकलता है, H2। हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकलती साथ साथ में। कौन सी गैस बाहर निकलती है? और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो बताओ यहां से ये बनाने में कितने हाइड्रोजन खर्च करने पड़ेंगे? जल्दी से सोच बताओ। N2 से, क्वेश्चन है आपसे, एक N2 से 2NH3 बनाने में कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी? वेरी गुड। तीन हाइड्रोजन यहां घुसेंगे, तीन हाइड्रोजन यहां घुसेंगे, छह तो घुस जाएंगे और दो बाहर निकल जाएंगे। टोटल 8 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, याद रखना। रिपीट कर रहे हैं, कितने हाइड्रोजन जरूरत घुसे पड़ेगी? नाइट्रोजन से अमोनिया बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी? 8 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, याद रहेगा सभी बच्चों को अच्छे से? अच्छा, एक हाइड्रोजन को तोड़ा जाए, अगर आपको पढ़ा चुके हैं, एक हाइड्रोजन को तोड़ा जाए कितने प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? एक प्रोटॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर दो हाइड्रोजन को तोड़ेंगे तो कितने प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? दो प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन। तो 8 हाइड्रोजन को तोड़ेंगे तो कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 8 प्रोटॉन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन। यहां पर ऐसा लिख सकते हैं, 8 प्रोटॉन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी इसको बनाने में, ऐसा कह सकते हैं क्या? 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन, या इन दोनों को एक साथ 8 हाइड्रोजन भी बोल सकते हो, 8 हाइड्रोजन की जरूरत होगी ऐसा भी बोल सकते हो, दोनों सही है। लेकिन आपके एनसीईआरटी बुक ने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन लिखा है, तो ऐसा कह सकते हो कि नाइट्रोजन से अमोनिया बनाने में कितने प्रोटॉन की जरूरत पड़ेगी? 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी दो अमोनिया बनाने में। और इस घटना में ये बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी खर्च होगी कि नहीं होगी? इस बॉन्ड को तोड़ने में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, कितनी एनर्जी खर्च हो जाएगी आपकी? तो आपकी एनसीईआरटी बुक लिखती है 16 एटीपी खर्च हो जाएंगे आपकी इस घटना में। 16 एटीपी खर्च होता है इस घटना में। कितने एटीपी? ये याद रहेगा, इतनी सी बात याद रहेगी, जब नाइट्रोजन से अमोनिया बनती है तो एक नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल से N2 से दो अमोनिया बनती है। इस घटना में 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन और 16 एटीपी खर्च हो जाती है। भले सर नहीं, पहले बताओ जितना समझ आया, जितना हम बोल रहे हैं सर सुनेंगे, आपका सर के बोलने के लिए आंसर देंगे। जब एक नाइट्रोजन टूटता है तो दो अमोनिया बनती है। इस घटना में 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन और 16 एटीपी खर्च होती है। इतनी सी बात समझ में आई? तो और कौन सी गैस निकलेगी साथ में? अमोनिया के साथ गैस कौन सी निकलेगी, रिलीज होगी? प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी।
समझ में आ रही बात? 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे बाहर। अब 16 एटीपी जब अंदर घुसेगा कितना एडीपी बाहर निकलेगा? 16 एडीपी बाहर निकलेगा प्लस 16 पीआई बाहर निकलेगा, इनऑर्गेनिक फास्फोरस। समझ में आ गई पूरी घटना? अच्छे से समझ पा रहे हो इस इक्वेशन को? इसको ऐसे ना लिखकर, आपकी बुक ने ऐसे लिखा था, ऐसे लिख दे हम, N2 प्लस 8 प्रोटॉन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 16 एटीपी इज इक्वल टू क्या बनेगा? 2NH3 अमोनिया बनेगा, 2NH3 प्लस H2 बनेगा प्लस 16 ADP बनेगा प्लस 16 PI इनऑर्गेनिक फास्फोरस बाहर निकल जाएगा। इतनी सी बात समझ में आ गई? इक्वेशन समझ में आया? ये पूरी घटना कोई किसका इक्वेशन है? क्या चीज का इक्वेशन है ये पूरा इक्वेशन किस घटना का है? नाइट्रोजन फिक्सेशन है ये पूरी घटना। ये पूरी घटना किसका इक्वेशन है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का इक्वेशन है। किस बैक्टीरिया की प्रेजेंस में घटना होगी? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की प्रेजेंस में होगी ये घटना। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की प्रेजेंस में ये घटना होगी। कौन कराएगा इस घटना को परफॉर्म? हाँ, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बोलो या एंजाइम का नाम बोल सकते हो, नाइट्रोजिनेज एंजाइम ये काम कराएगा। नाइट्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में होगी। किस एंजाइम की प्रेजेंस में ये प्रोसेस होगी? कोई पूछे एंजाइम का नाम याद रख लेना। नाइट्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में घटना होगी, इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजिनेज एंजाइम। याद रहेगा? इक्वेशन तो नहीं भूलोगे। क्वेश्चन आपसे क्या पूछेंगे? आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, जल्दी से आंसर देना, जल्दीबाजी मत करना, सोचकर आंसर देना। क्वेश्चन ये है, एक अमोनिया का मॉलिक्यूल्स बनने में कितनी एटीपी खर्च होगी? जल्दी से बोलो। एक अमोनिया 8 एटीपी, वेरी गुड। एक में 8 होगी और 2 में 16, वेरी गुड। आपसे कोई पूछे कि एक अमोनिया बनने के लिए कितने प्रोटॉन की जरूरत पड़ेगी, कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी? 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन। या हाइड्रोजन पूछे कितने हाइड्रोजन जरूरत पड़ेंगे? 4 एक अमोनिया बनाना 4, 2 चाहिए तो 8। समझ में आई पूरी बात अच्छे से? हमने 2 के लिए क्यों पढ़ाया? क्योंकि नाइट्रोजन N के फॉर्म में नहीं होती, N2 के फॉर्म में होती है। कोई दिक्कत है तो बताओ जल्दी से गधे बच्चों। नहीं है ना? मिटा दें इसको। चलो आगे देखना, जल्दी से देखना। इसी को एक और तरीके से इसी बात को समझाने की कोशिश कर रहा है। इसी बात को समझाने के लिए एक डायग्राम बनाया आपके एनसीईआरटी बुक ने। ये एक एंजाइम बनाया। कौन सा एंजाइम होगा ये? नाइट्रोजिनेज एंजाइम है ये। देख सकते हो नाइट्रोजिनेज एंजाइम में इसके पास 2 बाइंडिंग साइट है। दोनों बाइंडिंग साइट पर कौन जाकर बाइंड हो जाएगा? एक नाइट्रोजन बाइंड हो जाएगा। एक नाइट्रोजन यहां बाइंड हो जाएगा, एक नाइट्रोजन यहां बाइंड हो गया। ये कौन सा एंजाइम है? तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम था। इसकी दोनों बाइंडिंग साइट पर एक एक नाइट्रोजन बाइंड हो गया। देख पा रहे हो पहली घटना। दूसरी स्टेप नंबर 2, इसका रिडक्शन होगा। तो इसमें एक हाइड्रोजन आकर जुड़ जाएगा, इसमें भी एक हाइड्रोजन आकर जुड़ जाएगा। देख पा रहे हो? थर्ड स्टेप, फिर इसमें रिडक्शन होगा, इसमें दूसरा हाइड्रोजन आकर जुड़ जाएगा, इसमें भी दूसरा हाइड्रोजन आकर जुड़ जाएगा। सेकंड स्टेप देख पा रहे हो? थर्ड स्टेप, फिर इसमें तीसरा हाइड्रोजन आकर जुड़ जाएगा और इसमें भी तीसरा हाइड्रोजन जुड़ जाएगा आकर। इस तरह 3 स्टेप के बाद ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? ये और ये भी अमोनिया बन गया। एक नाइट्रोजन एंजाइम से कितने अमोनिया बन गए? 2 अमोनिया बन गए। यही डायग्राम में बनाकर दिखाया है। आप डायग्राम को अच्छे से प्यार से देखिएगा तो आपको यही चीज दिखाई देगी।
और बाद में ये एंजाइम अलग हो जाएगा, अमोनिया अलग हो जाएगी। इस डायग्राम को बड़े प्यार से एनसीईआरटी का डायग्राम को देख लीजिए, आपकी कॉपी बुक में बना हुआ है। कोशिश करोगे देखकर समझने की तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको ये डायग्राम। यही बात कह रहा है स्टेप बाय स्टेप। ये एंजाइम है, कौन सा एंजाइम है? नाइट्रोजनेज। इसकी दो बाइंडिंग साइड है, पहली बाइंडिंग साइड, दूसरी बाइंडिंग साइड, दोनों में एक नाइट्रोजन बन गया। समझ में आ गई पूरी घटना अच्छे से? डायग्राम समझ में आ गया? बताइए यहां पर एंजाइम क्या है? नाइट्रोजनेज। वेरी गुड, एंजाइम का नाम है, एंजाइम का नाम है नाइट्रोजनेज। या सबस्ट्रेट का नाम बताइए, सबस्ट्रेट क्या है? वेरी गुड, सबस्ट्रेट यहां पर क्या होगा? सबस्ट्रेट यहां पर, सबस्ट्रेट कोई पूछे, सबस्ट्रेट यहां पर नाइट्रोजन गैस होगी, N2 गैस। N2 गैस यहां पर सबस्ट्रेट है। और प्रोडक्ट क्या बना? अमोनिया यहां पर प्रोडक्ट है, अमोनिया यहां पर प्रोडक्ट है। और एंजाइम जितना घुसा था, जैसा घुसा था वैसा का वैसा एंजाइम अलग हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? जैसा एंजाइम घुसा था वैसा एंजाइम निकलेगा, सिर्फ प्रोडक्ट सबस्ट्रेट प्रोडक्ट बन जाएगा बस। सबस्ट्रेट में घुसा था नाइट्रोजन और प्रोडक्ट में निकलेगा अमोनिया। और इस पूरी घटना को रिडक्शन कह सकते हो, नाइट्रोजन फिक्सेशन कह सकते हो, जो कहना कह सकते हो, चलेगा। इस पूरी घटना में 8 ऑक्सीजन यूज, हाइड्रोजन यूज होंगे, 6 हाइड्रोजन यूज हो जाएंगे और 2 हाइड्रोजन रिलीज हो जाएंगे। 8 हाइड्रोजन लेगा, 2 को रिलीज कर देगा। खत्म हो गया, सभी को अच्छे से समझ में आ गया? तो इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। तो अगर इतना समझ में आ गया है तो आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन समझ में अच्छे से आ गया, इससे अच्छा फिर कुछ बात ही नहीं हो सकती मेरे लिए। अगली बात, अभी तक नाइट्रोजन फिक्सेशन होकर क्या बना प्लांट में? अमोनिया बना है, अमोनिया बना। प्लांट को पसंदीदा फूड क्या है? नाइट्रोजन किस फॉर्म में लेता है प्लांट? हाँ, तो याद रखना, नाइट्रोजन फिक्सेशन से क्या बनता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोडक्ट क्या है? कोई पूछे आपसे नाइट्रोजन फिक्सेशन से क्या बनता है, कौन सा प्रोडक्ट? अमोनिया बनता है। वेरी गुड, नाइट्रेट अमोनिया बनता है। अमोनिया को फर्स्ट स्टेबल नाइट्रोजन कंपाउंड्स कह सकते हो, नाइट्रोजन फिक्सेशन का पहला प्रोडक्ट बोल सकते हो, पहला स्टेबल प्रोडक्ट बोल सकते हो, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन बोल सकते हो। आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है लाइन, द फर्स्ट स्टेबल नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोडक्ट है ये अमोनिया। अब इस अमोनिया का नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या हुआ था? रिडक्शन की ऑक्सीडेशन हुआ था। क्या हुआ था नाइट्रोजन फिक्सेशन में? रिडक्शन हुआ था। अब इस अमोनिया का क्या होगा आगे जाकर? ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन ऐड होगा कि नहीं होगा? ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीजन ऐड होगा। ऑक्सीजन ऐड होगा तो याद रखो क्या होगा? 2 अमोनिया है कि एक अमोनिया है? 2 अमोनिया थे, 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स है। और इससे बनाएंगे क्या? ऑक्सीडेशन करना। देखो वो करना क्या है? अमोनिया है NH3, कितने? 2। अब बनाना क्या है इससे? हमको पहले बनाना है नाइट्राइट बनाना पड़ेगा, NO2 निगेटिव। ये बनाना है ना हमको, बनाना है कि नहीं बनाना? तो नाइट्राइट बनाना है, अमोनिया से आगे जाकर नाइट्राइट बनाना, तो पहले क्या करना होगा? इसका ऑक्सीडेशन करना होगा। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन ऐड करना होगा कि नहीं करना होगा? कितनी ऑक्सीजन ऐड करनी होगी? 3O2, 3 ऑक्सीजन नहीं 3O2 हो गया है ना। 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ऐड करने होंगे, मतलब 6 O ऐड करने होंगे। 6 ऑक्सीजन कह सकते हो या 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कह सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। 3O2 यहां पर ऐड करना होगा। जब आप 3O2 ऐड करोगे तो 3O2 में से एक O2 यहां पर आ जाएगा एक अमोनिया में। 2 नाइट्रेट बनेंगे। कितने नाइट्रेट बनेंगे? एक अमोनिया में एक O2, दूसरे अमोनिया में दूसरा O2। समझ में आ रही बात? नहीं समझ पा रहे बच्चों? समझना ध्यान से। ये क्या होगा? पहले ये दोनों टूटकर अलग अलग हो जाएंगे, नाइट्रोजन अलग हो जाएगा और NH3 था ना, NH3 देखो यहां पर बनाकर दिखाते हैं हम आपको। ये NH3 था और ये दूसरा NH3 था, 2 NH3 है ना। इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? 2 NH3 को ऐसे लिख सकते हैं क्या हम?
चलो समझाने के लिए आपको ऐसा लिख दे, इसमें 3O2 आए तो देखना 3O2 डाले, 3O2 डाले, ये टूट कर अलग हो गया, यहां पर एक O2 जुड़ गया, इसमें एक और O2 जुड़ गया, 2O2 खर्च हो गए कि नहीं हो गए आपके ऐसे? एक O2 इसमें खर्च हो गया, जुड़ गया, एक O2 इसमें जाकर जुड़ गया, तब तो NO2 बनाएगा। और तीसरा एक एक आपका जो एक O2 बचा, वो एक O2 जो है वो आपका क्या करेगा, जाकर पानी बना लेगा। क्या बना देगा? वाटर बना देगा। कितना पानी, कितने ऑक्सीजन है बचे हुए? 3O2 थे, एक O2 यहां खर्च हो गया, एक O2 यहां खर्च हो गया, कितना O2 बचा? 1O2 बचा। मतलब कितने ऑक्सीजन बचे? ऑक्सीजन कितने बचे? तो देखो ये 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, यहां का 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लिए? कितना पानी बना? कितना पानी बना? और यहां का एक हाइड्रोजन, यहां का एक हाइड्रोजन फ्री बैठा हुआ है ना, ये दोनों आपस में दोस्ती कर कर कौन सी गैस बना लेंगे? समझ में आई बात? क्या क्या हुआ, पूरी घटना समझ में आ गई यहां से क्या क्या हुआ? एक बार और समझना बच्चों, इनको नहीं समझ में आया उन बच्चों के लिए है। अमोनिया थी, NH3 था, अमोनिया थी, कितनी थी? 2 अमोनिया थी। पहली अमोनिया से लिखते हैं NH3 लिख दिए, देख पा रहे हो? दूसरी अमोनिया NH3, 2 अमोनिया लिख दिए हम, दिखाई दिया आपको? इस 2 अमोनिया में कितना ऑक्सीजन डाले हम? कितना ऑक्सीजन डाले? 3O2। पहला O2 आकर किससे बाइंड हो गया? ये। दूसरा O2 आकर बाइंड हो गया इससे। समझ में आई बात? तो ये क्या बन गए दोनों? क्या बन गया ये? कितने NO2 बन गए? कितने NO2 बन गए? 2 NO2 बन गए। समझ में आई बात? 2 NO2 बन गए। अब बचा कितना ऑक्सीजन यहां पर? 1O2 बचा, या 2 ऑक्सीजन कह दो। 1O2 बचा, O2 मतलब 2 O बचे। पहला O गया यहां पर, दूसरा O गया यहां पर। पहले O ने 2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर लिया, दूसरे O ने 2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर लिया, ये क्या बन जाएंगे? कितने वाटर बने? कितने वाटर बन गए? 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बन गए। और बचा क्या ये दोनों? तो ये हाइड्रोजन आयन, वाटर मॉलिक्यूल्स और NO2, 2 मॉलिक्यूल्स, इतनी चीजें बनेंगी। समझ में आई बात? प्रोडक्ट क्या क्या बन गया? मतलब 2 NH3 में 3 ऑक्सीजन मिलेंगे तो क्या क्या बनाएगा? 2NO2 बनाएगा, पहली चीज। प्लस वाटर कितने बनेंगे? और हाइड्रोजन कितना निकलेगा? समझ में आई ये रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, ये समझ में आई आपको? क्या क्या हुआ? समझ गए अच्छे से? अगर समझ गए हो तो देखो, इसी केमिकल रिएक्शन को जो यहां पर लिखी हुई है, इस केमिकल रिएक्शन को इस तरह लिख सकते हो क्या? 2NH3 प्लस 3O2 इक्वल टू आपका क्या क्या बनेगा? 2NO3, NO2 2 होगा ना? हाँ, NO2 निगेटिव प्लस 2H2O प्लस 2H, या H2 कह दो, H2। इतना बोल सकते हो, ये इक्वेशन बोल सकते हो आप। इस पूरी घटना को क्या कहेंगे? इस पूरी घटना को क्या कहेंगे? नाइट्रिफिकेशन कहेंगे। अभी क्या बना है इससे? अमोनिया से क्या बन गया? यहां पे अमोनिया था, ये अमोनिया ने क्या बना लिया? अमोनिया ने बना लिया नाइट्राइड बनाया। क्या नाइट्राइड प्लांट को बहुत पसंद है, या नाइट्रेट चाहिए प्लांट को? तो मतलब इसको और ऑक्सीडेशन करने की जरूरत है कि नहीं है? इसका ऑक्सीडेशन इनफ नहीं हुआ, और ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो इस नाइट्राइड को आगे ले जाते हैं, फिर से लेके आते हैं नाइट्राइड को। 2NO2 जो था, इसका और ऑक्सीडेशन कर देते हैं, और इसमें ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं।
जिससे नाइट्रेट बन जाए। एक ऑक्सीजन और ऐड कर देंगे, एक O2 ऐड कर देंगे, तो क्या होगा, 2 ऑक्सीजन गई ना। तो 2 ऑक्सीजन पहले वाले NO2 में एक ऑक्सीजन जाके जुड़ेगी तो NO3 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? तो समझ में आई बात? समझ गए इस बात को? नहीं समझ पाए जो बच्चे, उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को समझ नहीं आया। NO2 था ना, कितने NO2 थे? 2 NO2 थे, एक NO2 दूसरा NO2। अब हमने क्या ऐड कर दिया इसमें, एक O2 ऐड किया। O2 मतलब कितने O? पहला O चला गया यहां जाकर जुड़ गया, दूसरा O यहां आकर जुड़ गया। समझ में आई बात? तो ये क्या बन गया, समझ में आई बात? कितने NO3 बने? तो 2NO3 निगेटिव बन गया कि नहीं बन गया? तो बताइएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहां से क्वेश्चन नहीं पूछी जाएगी, क्वेश्चन पूछा जाएगा, अमोनिया से नाइट्राइड बनने के लिए कितने ऑक्सीजन की जरूरत होती है? कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल चाहिए होंगे? 3O2 की जरूरत होती है, 6 ऑक्सीजन या 3O2 बोल सकते हो। कितनी अमोनिया से कितने नाइट्रेट बनने में? 2 अमोनिया से 2 नाइट्रेट बनने में 3O2 खर्च होती है, 6 ऑक्सीजन खर्च होती है। तो एक अमोनिया से क्वेश्चन पूछा जाए, एक अमोनिया से एक नाइट्राइड बनने में कितनी ऑक्सीजन खर्च होगी? 3 ऑक्सीजन, 3O। समझ में आ रही बात? 3O खत्म होगा क्योंकि 6O हो रहा ना, 3O2 मतलब 6O लिखा है ना। समझ गए बात को? 3O2 खर्च होती है 2 अमोनिया से 2 नाइट्राइड बनाने में, और एक नाइट्राइड से, 2 नाइट्राइड से 2 नाइट्रेट बनाने में कितनी ऑक्सीजन खर्च होगी? समझ गए? अच्छे से याद रहेगा गधे बच्चों ये सब बातें। इस पूरी घटना को इस तरह, इस अमोनिया से ये नाइट्रेट बनने तक की पूरी घटना को, अमोनिया से नाइट्रेट बनने तक की पूरी प्रोसेस को क्या कहेंगे? इस पूरी घटनाक्रम को, जितना भी लिखा है बोर्ड पे, यहां से यहां तक पूरी इक्वेशन को एक साथ नाइट्रिफिकेशन के नाम से जानेंगे, नाइट्रिफिकेशन के नाम से जानेंगे। याद रहेगा ये पूरी घटना क्या है? नाइट्रिफिकेशन है। याद रहेगा सभी बच्चों को नाइट्रिफिकेशन क्या होता है? किसी को कोई दिक्कत है नाइट्रिफिकेशन समझने में तो बोलो। नहीं है। अब ये नाइट्रिफिकेशन करने के लिए कुछ बैक्टीरिया होंगे कि नहीं होंगे? ये काम कौन कराएगा? यहां पे भी बैक्टीरिया कराएगा। इस अमोनिया से नाइट्राइट बनाना और नाइट्रेट से नाइट्राइट बनाना, नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाना, ये दोनों घटनाएं बैक्टीरिया करेंगे। अब बैक्टीरिया कौन कौन से बैक्टीरिया करते हैं? तो सम बैक्टीरिया करते हैं काम। कौन करते हैं नाइट्रिफिकेशन का काम? कौन करते हैं? सम कोकस बैक्टीरिया करते हैं। शायद कर लो, सम कोकस बैक्टीरिया इस काम को करते हैं। कौन करता है इस काम को? सम कोकस बैक्टीरिया। क्या ट्रिक याद रखना, ये ट्रिक है, ट्रिक है, ये आंसर नहीं है। वैसे आंसर भी सही है। तो नाइट्रिफिकेशन का काम कौन करते हैं? तो आंसर हुआ आपका, ट्रिक हुआ, सम कोकस बैक्टीरिया इस काम को करते हैं। कौन करता है? ये ट्रिक है। अब याद रखना, ऐसा याद रखना, सबसे पहले क्या आया? सम, फिर क्या आया? कोकस, लास्ट में क्या आएगा? लास्ट वर्ड क्या है? बैक्टीरिया। ठीक है, तो देखना ध्यान से, जितने बैक्टीरिया होंगे, बैक्टीरिया का नाम नाइट्रिफिकेशन कर रहे हैं, इसलिए सारे बैक्टीरिया का नाम हम नाइट्रो से स्टार्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? चलो तो कर देते हैं स्टार्ट। देखो इसका नाम लिखते हैं, पहले बैक्टीरिया का नाम नाइट्रोमोनास। नाइट्रोमोनास, सम जैसा कुछ वर्ड आया, नाइट्रोमोनास। दूसरा वर्ड नाइट्रोकोकस, नाइट्रोकोकस।
ये दो बैक्टीरिया है, नाइट्रोमोनास और नाइट्रोकोकस। ये दो बैक्टीरिया है जो अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं। अमोनिया से नाइट्राइट बनाने वाले बैक्टीरिया कितने हैं? दो है। उनके नाम याद रखिएगा। नाइट्रोमोनास भी काम कर सकता है और नाइट्रोकोकस भी कर सकता है, कंफ्यूजन ना हो। इससे याद करना, सम कोकस, सम कोकस, ऐसे ट्रिक से याद रहेगा, भूलेगा नहीं। अच्छा, इसमें कौन सा बैक्टीरिया काम करेगा? इस बैक्टीरिया का नाम है नाइट्रोबैक्टर। देखो, बैक्टीरिया से मिलता जुलता है ना बैक्टर। नाइट्रो तो सब में लगा है, नाइट्रो 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 तीनों में है। इसमें लगा है सम कोकस बैक्टीरिया, ऐसा कोई वर्ड आ रहा है मिलता जुलता? आपके बोर्ड में लिखा हुआ ध्यान से समझ लो बच्चों, एक बार फिर से देखो, नहीं समझ में आया तो। अमोनिया से नाइट्राइट बनाने वाले बैक्टीरिया का नाम, दो बैक्टीरिया काम करते हैं, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। और नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का काम कौन सा बैक्टीरिया करता है? नाइट्रोबैक्टर। एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन ये देखा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 स्टार लगा लो इसमें, इन बैक्टीरिया के नामों में। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाइट्रोबैक्टर परफॉर्म कन्वर्ट द, नाइट्रोबैक्टर कन्वर्ट, ऑप्शन ए है अमोनिया से नाइट्राइट बनाता है, अमोनिया से नाइट्रेट बनाता है, नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाता है, नाइट्रेट से नाइट्राइट बनाता है। 4 ऑप्शन दे दिया, बताइए नाइट्रोबैक्टर का काम क्या है? नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाता है। तो आप, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा सकता है। नाइट्रेट नाइट्रोबैक्टर नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया कैन कन्वर्ट द, आंसर क्या होगा? नाइट्राइट टू नाइट्रेट। क्वेश्चन पूछा जा सकता है नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोमोनास है नाइट्रोसोमोनास है, नाइट्रोसोमोनास होगा, एक सिंगल नाइट्रोसोमोनास है, सब इसीलिए तो बोल रहे थे। हाँ, नाइट्रोसोमोनास था ये, नाइट्रोसोमोनास। तो नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया जो है, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया क्या काम करता, किसको किस में कन्वर्ट करता है? अमोनिया को नाइट्राइट में। समझ में आई बात? आपका नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया क्या काम करता है? ये भी सेम काम करता है, अमोनिया से नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है। इन दोनों बैक्टीरिया काम सेम है, याद रखोगे। नाइट्रोसोमोनास सम कोकस बैक्टर बैक्टीरिया, सम कोकस बैक्टीरिया, ट्रिक है। नाइट्रिफिकेशन सम कोकस बैक्टीरिया करते हैं, ऐसे याद कर लो, अगर भूल लेगा नहीं इसे ट्रिक से। जैसे भी करना वो आपकी प्रॉब्लम है, आपको याद होना चाहिए नाइट्रोसोमोनास का काम क्या है, नाइट्रोकोकस का काम क्या है और नाइट्रोबैक्टर का काम क्या है। गड़बड़ तो नहीं होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, व्हिच बैक्टीरिया इन्वॉल्व इन द नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस? ऑप्शन ए है नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर। क्या आंसर होगा? ऑल ऑफ दीज, वेरी गुड, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज नाइट्रिफिकेशन, क्योंकि इस पूरी घटना को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं, यहां से लेकर यहां तक की पूरी घटना को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं, दोनों स्टेप को। तो तीनों बैक्टीरिया काम है, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में तीनों बैक्टीरिया यूज होते हैं, याद रहेगा। एक और लाइन रख लेना, ये तीनों बैक्टीरिया जो है, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस और नाइट्रोबैक्टर, ये तीनों के तीनों बैक्टीरिया कीमो ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया है। कौन से बैक्टीरिया है? कीमो ऑटोट्रॉप, मतलब ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया या हेटेरोट्रॉप बैक्टीरिया से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये बैक्टीरिया जो है नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस और नाइट्रोबैक्टर, ये ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया है या हेटेरोट्रॉप बैक्टीरिया है? ऑटोट्रॉप, मतलब अपना खाना खुद बना सकते हैं या नहीं बना सकते? किस घटना से? फोटोसिंथेसिस करके, यस और नो? कीमो, हाँ, फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, ये कीमोसिंथेसिस करेंगे, सन की लाइट का यूज नहीं करेंगे, केमिकल से एनर्जी लेंगे तो कीमोसिंथेसिस करेंगे, इसलिए कीमो ऑटोट्रॉप कहलाते हैं। केमिकल से एनर्जी लेते हैं, कीमोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं करते। कीमोसिंथेसिस नाम की प्रोसेस करेंगे और अपना खाना खुद बनाएंगे। सन की लाइट की जरूरत है क्या इनको फोटोसिंथेसिस, इनको खाना बनाने में? नहीं, ये फोटोसिंथेसिस करेंगे क्या? लेकिन फिर भी ऑटोट्रॉप है कि नहीं है? फोटोसिंथेसिस नहीं करते फिर भी ऑटोट्रॉप है कि नहीं है?
कौन तो अपना खाना कैसे बनाएंगे, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा इनका। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन का ध्यान समझना और आंसर देना। नाइट्रोसोमोनास इज द कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, इट कैन फॉर्म देयर फूड बाय ओन with the help of chemical, which chemical substance it is used as a source of energy। नाइट्रोसोमोनास किस केमिकल को, इतना बड़ा क्वेश्चन में इतना सा क्वेश्चन है, नाइट्रोसोमोनास एनर्जी लेने के लिए सोर्स ऑफ सबस्ट्रेट क्या यूज करेगा, सोर्स ऑफ एनर्जी इसका क्या है, कौन सा केमिकल है। बाप रे बाप, गधे बच्चे हो तुम लोग, बस मारेंगे खींच के। हमने क्या पूछा क्वेश्चन, फिर सुनना। नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया को एनर्जी किससे मिले, कौन से केमिकल से मिलेगी एनर्जी, किस केमिकल से एनर्जी मिलेगी, केमिकल का नाम बताइए। नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया को एनर्जी किस केमिकल से मिलेगी, केमिकल का नाम। अमोनिया से, अमोनिया पे अटैक कर रहा है ना, और अमोनिया से एनर्जी निकाल लेगा तो बचेगा क्या, बचा हुआ प्रोडक्ट क्या बनेगा। समझ में आई बात, इससे कीमोसिंथेसिस करके एनर्जी निकाल लेगा। समझ नहीं समझ पाए बच्चों। नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस एनर्जी किससे लेते हैं, किस केमिकल से लेते हैं, कीमोसिंथेसिस करते हैं, कोई ना कोई केमिकल से एनर्जी लेते होंगे ना, उस केमिकल का नाम बताइए। अमोनिया। और नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर किस केमिकल से एनर्जी लेता है, नाइट्राइट से, याद रहेगा। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है, कीमो ऑटोट्रॉप का एग्जांपल कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, कीमो ऑटोट्रॉप का एग्जांपल। तो नाइट्रिफिकेशन में जितने बैक्टीरिया यूज होते हैं, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस और नाइट्रोबैक्टर, ये तीनों ही बैक्टीरिया कीमो ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया हैं, याद रहेगा। बहुत अच्छी बात है, मन प्रसन्न हो गया अगर आपको समझ में आ गया तो। अब लास्ट प्रोसेस, ये देखो अब यहां पर क्या बन गया आपका, लास्ट में क्या बन गया, क्या बना, नाइट्रेट बना, NO3 नेगेटिव बन गया कि नहीं बन गया, नाइट्रेट बन गया कि नहीं बन गया। नाइट्रेट प्लांट को पसंद है कि नहीं है, इसलिए इसको क्या करेगा प्लांट, एब्जॉर्ब कर लेगा, प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा सॉइल से, कौन कर लेगा एब्जॉर्ब, प्लांट कर लेगा। इसलिए प्लांट के शरीर में नाइट्रोजन चली जाएगी नहीं चली जाएगी, और प्लांट के शरीर में नाइट्रोजन चली गई किस फॉर्म में गई, नाइट्रेट के फॉर्म में गई। प्लांट की पूरी बॉडी में नाइट्रोजन हो जाएगी कि नहीं जाएगी, सारे ऑर्गन में। प्लांट को अगर कोई एनिमल खा लिया तो एनिमल की बॉडी में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। इस पूरी घटना को कहेंगे नाइट्रोजन का एसिमिलेशन हो गया, नाइट्रोजन का एसिमिलेशन हो गया, नाइट्रोजन एसिमिलेट हो गई। और नाइट्रोजन एसिमिलेट हो गई, अब इनकी डेड बॉडी होगी कि नहीं होगी, वेस्ट प्रोडक्ट और डेड बॉडी होगी कि नहीं होगी, डेड डिके मटेरियल इनसे निकलेगा कि नहीं निकलेगा, डेड एंड डिके मटेरियल। और ये डेड डिके मटेरियल जो है इनकी बॉडी से निकलेगा, प्लांट और एनिमल की बॉडी से जो भी डेड डिके मटेरियल निकलेगा, इस डेड डिके मटेरियल से फिर क्या बना दिया जाएगा, फिर से अमोनिया। क्या बनेगी, रिपीट कर रहे हैं, अमोनिया बना दी जाएगी, डेड डिके मटेरियल से बाद में क्या बना दी जाएगी, अमोनिया बना दी जाएगी। और इस घटना को क्या बोलेंगे, अमोनिफिकेशन के नाम से जानेंगे। इस तरह डेड डिके मटेरियल से अमोनिया बनने की प्रोसेस को अमोनिफिकेशन के नाम से जानते हैं, याद रहेगा। व्हाट इज अमोनिफिकेशन, अमोनिया बनने की प्रोसेस को अमोनिफिकेशन कहते हैं। अमोनिया किससे बनता है, डेड और डिके मटेरियल से अमोनिया बन सकता है। समझ में आई बात, ठीक है। ये भी वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही बनाते हैं, यहां पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं वो सैप्रो ऑटोट्रॉप हो सकते हैं, सड़ी गली चीजों को बना रहे हैं ना, सैप्रोट्रॉप हो सकते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सड़ी गली चीजों से बनाने वाले। इनका नाम आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, इसलिए याद करने की जरूरत नहीं। यहां पर भी बैक्टीरिया ही काम करेंगे। कौन से बैक्टीरिया होंगे ये, सैप्रोट्रॉप, सैप्रोट्रॉप बैक्टीरिया होंगे, सड़ी गली चीजों से को खाने वाले बैक्टीरिया होंगे। और इस बैक्टीरिया डिग्रेड कर देंगे सड़ी गली चीजों को और उससे बना देंगे आपकी बदबूदार गैस, जिसका नाम है अमोनिया। और इस घटना को अमोनिफिकेशन कहेंगे, ठीक है।
अमोनिफिकेशन ये भी बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है, प्रोकैरियोट्स द्वारा किया जाता है, जिसमें डेड डिके मटेरियल से क्या बना दिया जाता है, अमोनिया बना दी जाती है। समझ में आई पूरी घटना? कोई दिक्कत? तो इतनी सारी जितनी भी प्रोसेस बताई हमने, सबसे नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से आ रहा था कि जा रहा था? अभी तक इतना बड़ा इनकमिंग थी कि आउटगोइंग थी? इनकमिंग थी। 5 मिनट और पढ़ाएंगे बच्चों, 5 मिनट और क्लास रहेगी, टेंशन मत लो, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, ठीक है? लेकिन ध्यान समझना। तो इनकमिंग हमने पढ़ी, अब आउटगोइंग पढ़ लेते हैं। नाइट्रोजन जो आपकी डिफरेंट सोर्स से आई, सबसे अच्छा पॉपुलर सोर्स कौन सा था? NO3 के फॉर्म में, जो नाइट्रेट के फॉर्म में नाइट्रोजन है। ये नाइट्रोजन अगर वापस लौट जाए जहां से आई थी, जिस तरह आई थी वहां पर वापस लौट जाए, कहां से आई थी? N2 से, एटमॉस्फेयर में वापस लौट जाए, इस घटना को क्या कहेंगे? इस पूरी घटना को डीनाइट्रिफिकेशन के नाम से जानेंगे, डीनाइट्रिफिकेशन के नाम से जानेंगे। डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होगा? जहां से आई थी वहां लौट जाएगी, मतलब नाइट्रेट से, वैसे तो किसी से भी हो सकता है, नाइट्रेट से वापस N2 इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन बनने की घटना को, N2 बनने की प्रोसेस को डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। नाइट्रिफिकेशन का उल्टा हुआ डीनाइट्रिफिकेशन, याद रहेगा। और डीनाइट्रिफिकेशन से नाइट्रोजन वापस लौट जाएगी कि नहीं लौट जाएगी? जहां से आई थी वहां चली गई, वापस इन्वायरमेंट में चली गई। ये हमारे लिए यूजफुल प्रोसेस है या वेस्टफुल प्रोसेस है? वेस्टफुल प्रोसेस है, नहीं चाहते ऐसा कुछ हो, लेकिन फिर भी होता तो है ही। नाइट्रोजन साइकिल इसी तरह मेंटेन होती है, वापस जहां से आई वहां जाएगी लौटकर। तो डीनाइट्रिफिकेशन से सॉइल की फर्टिलिटी कम होगी या ज्यादा होगी? हाँ, कम हो जाएगी। तो बताइए ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो सॉइल का दुश्मन है, पेड़ों का दुश्मन है, जो वापस नाइट्रोजन को वापस भेज देता है, जहां से आई थी वहां वापस लौट देता है? तो दो बैक्टीरिया का नाम आता है यहां पर, सूडोमोनास और थायोबैसिलस। दोनों बैक्टीरिया का नाम याद रखिएगा, सूडो PSEUDO, सूडोमोनास, और दूसरा है थायोबैसिलस। सूडोमोनास और थायोबैसिलस, ये दो बैक्टीरिया हैं जो बड़े ही गंदे बैक्टीरिया हैं, बहुत नुकसान कर देते हैं हमारा। ये दोनों बैक्टीरिया, थायोबैसिलस और सूडोमोनास, दोनों ही बड़े गंदे बैक्टीरिया हैं। अगर सॉइल में आ गए तो हमारे लिए यूजफुल है या हार्मफुल है? क्या नुकसान करेंगे? हमारा क्या नुकसान करेंगे? सॉइल की फर्टिलिटी को कम कर देंगे। सॉइल में जो नाइट्रोजन, फिक्स नाइट्रोजन है, उसको वापस लौटा देंगे एटमॉस्फेयर में। इसलिए अच्छे तो बिल्कुल नहीं है। वो तीनों अच्छे थे, चारों बैक्टीरिया अच्छे थे, राइजोबियम भी अच्छा था, फ्रैंकिया अच्छा था, एजोटोबैक्टर अच्छा था, ये सब वापस ला रहे थे हमको, एटमॉस्फेयर से ला ला के दे रहे थे, हमको फायदा करा रहे थे। और ये खर्चा करा रहा है हमारा, वापस लौटा दे रहा है। तो खर्चा कराने वाले, नुकसान कराने वाले दो बैक्टीरिया हैं, सूडोमोनास और थायोबैसिलस। क्या करते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन कर देते हैं। ठीक है, वैसे तो डायरेक्ट याद कर लो, अच्छी बात है। अगर ट्रिक चाहिए तो इसके लिए याद रख लो, झूठी मोना, या सड़ी मोना या झूठी मोना थाईलैंड की बासी है। वैसे ट्रिक का कोई काम नहीं है यहां पर। झूठा, झूठा मतलब सूडो होता है, सूडो। सड़ा में तभी सूडो होता है? सड़ा, झूठा। तो सड़ी मोना थाईलैंड की बासी है, बासी मतलब रहने वाली है, थाईलैंड की रहने वाली है। झूठी मोना जो है कहां की रहने वाली है? थाईलैंड की वासी है। सड़ी मोना थाईलैंड की वासी है। चलेगा? ऐसे याद होता है ऐसे याद करो, नहीं याद होता डायरेक्ट याद करो, सूडोमोनास और थायोबैसिलस। कौन सी कंट्री से आई है वो सड़ी मोना? हाँ, हाँ, सड़ी मोना थाईलैंड की बासी है, वहां की रहने वाली है। सड़ी मोना जो है, झूठी मोना जो है, झूठ मतलब होता है सूडो, सूडो मतलब झूठ बोलना, फॉल्स। सूडो मतलब फॉल्स होता है, झूठा। तो सड़ी मोना जो, झूठी मोना जो है, वो कौन से कंट्री की से आई है? ऐसे भी याद कर सकते हो, सूडोमोनास, थायोबैसिलस। ये दो बैक्टीरिया खतरनाक बैक्टीरिया हैं, दुश्मन है हमारे किसानों के। खत्म हो गया आपका ये तीनों प्रोसेस। अगर आपको अभी तक की क्लास समझ में आई होगी, ढंग से सुना होगा, तो आपको ये सारी प्रोसेस क्लियर हो गई। नाइट्रोजन फिक्सेशन हमने पढ़ा दिया आपको एक टॉपिक,
क्लियर है सभी बच्चों को? दूसरा पढ़ाया नाइट्रिफिकेशन, ये वर्ड भी क्लियर है, नाइट्रिफिकेशन क्या होता है। तीसरा वर्ड पढ़ाया हमने आपको अमोनिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, ये वर्ड भी क्लियर होगा। और चौथा प्रोसेस पढ़ाया है डीनाइट्रिफिकेशन। इन चारों वर्ड के बारे में, नाइट्रिफिकेशन ये वर्ड भी पढ़ाया है। ये चारों वर्ड आपको क्लियर हो गए होंगे और इनके साथ साथ नाइट्रोजन साइकिल भी क्लियर हो गया होगा। ये चारों को मिला दो तो बन गया नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल भी पढ़ा दिया आपको। ये चारों चीजें, पांचों चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं अभी तक अच्छे से। अगर आ गई है तो इससे अच्छा कुछ है ही नहीं, बहुत ही अच्छी बात है। और नहीं आई तो कोई बात ही नहीं है, इससे अच्छी भी कोई बात नहीं है। लास्ट टॉपिक एक पैराग्राफ बस छूट गया है, 15 से 20 मिनट की क्लास बची हुई है जो आज हम नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि आपके दिमाग में बाउंस हो जाएगा आपका। ये टॉपिक बस रह गया है, फैट ऑफ अमोनिया। मुश्किल से ये 15-20 मिनट का ही टॉपिक है, बट इसको अच्छे से मन से पढ़ाना चाहेंगे, क्यों नहीं चाहेंगे फटाफट जल्दी जल्दी के चक्कर में हम आपको खराब कर दें, टॉपिक आपका बर्बाद हो जाए। इसलिए आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में आपका ये क्लास रखकर मंडे, कुछ भी दिन, संडे, मंडे, ट्यूसडे, मंडे को रख लेंगे। मंडे को क्लास रख के, मंडे को या ट्यूसडे को क्लास रख के इस टॉपिक को हम थोड़ा सा पढ़ा देंगे। एक्स्ट्रा क्लास, एक एक्स्ट्रा क्लास लेके 15-20 मिनट का जो भी टॉपिक रह गया है इसको पढ़ा देंगे। वैसे आपने ये फैट ऑफ अमोनिया आपने वैसे बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ठीक है, तो आपने वहां पढ़ा होगा, बट हम अच्छे से एक बार हम भी बता देंगे यहां पर। तो इसी के साथ धन्यवाद। आपका टेस्ट की तैयारी होपफुली अच्छी चल रही होगी। कल आपके टेस्ट के लिए आपको शुभकामनाएं बहुत सारी, कल के टेस्ट के लिए। और उसके बाद आपके मेजर टेस्ट 3 जो होने वाला है, मेजर टेस्ट 3 के लिए भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। जल्दी से अच्छे से तैयारी करना। मेजर टेस्ट 3 पूरा 11th का सिलेबस जितना भी था उतना पढ़ाया हुआ वो आपका पोर्शन आएगा जो आपको बताए थे चैप्टर के नाम। तो मेजर टेस्ट 3 के लिए भी रेडी रहिएगा। और मेजर टेस्ट 3 होने के ठीक बाद का अनाउंसमेंट भी कर देते हैं, उसके बाद तुरंत ये टेस्ट ले लेंगे इस चैप्टर का। मेजर टेस्ट 3 खत्म होने के 2 दिन के अंदर में ये चैप्टर का टेस्ट ले लेंगे, 2-3 दिन का टाइम देके, इसलिए रेडी रहना। संडे को आपको मेजर टेस्ट 3 होगा और वेडनेसडे को आपका इसका टेस्ट हो जाएगा। संडे को टेस्ट आप देकर फ्री होंगे, संडे को टेस्ट देंगे और वेडनेसडे को आपका इसका टेस्ट ले लेंगे, 2-3 दिन का टाइम देके पढ़ने का। इसीलिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। धन्यवाद, आप सबका दिन शुभ हो। फिर मिलते हैं बच्चों, बाय बाय। और कुछ बच्चों के डाउट्स रह गए होंगे, नहीं रिप्लाई किया हमने, कुछ बच्चों के डाउट्स के रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, वो हम आज कर देंगे, आज शाम तक कर देंगे अच्छे से देखकर, या कल कर देंगे आराम से। कुछ बच्चों के डाउट्स पड़े हुए हैं, हम रिप्लाई नहीं कर पाए, बहुत ज्यादा क्लासेस हो गई थी, तो हम आपको कल कर देंगे, आज से कल तक, ठीक है। थैंक यू।